तो कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी जो क्लास है, जो इम्पोर्टेंट, जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए हैं, जो आपके राजस्थान क्लास 4th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होगी कंप्यूटर के मोस्ट जो PYQ है उनके बारे में, ठीक है। और यहाँ से 2 या 3 जो प्रश्न है वो ज़रूर बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, केवल एक के लिए नहीं, सभी के लिए। और जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबाएं। चलिए तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करनी है तो हमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी को प्रेस करना होगा ताकि वो फाइल जो है सेव हो जाए। Ctrl+X, Ctrl+S, कंट्रोल जो है P या जो Ctrl+V है। आप इन चारों को एक बार ध्यान से देखिए। Ctrl+X का क्या काम होता है, तो वो होता है आपके कट करने के लिए। क्या होता है? कट करने के लिए। और Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट करना। अगर मान लो आपने कोई चीज़ कॉपी की है, ठीक है, और उसे आपको कहीं पे दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, उसको वहीं पे लाना है, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा? फिर शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+V है। और कंट्रोल जो P है वो आती है आपकी प्रिंट के लिए। P से आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रिंट के लिए काम आएगी। समझ में आ गई? P से आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रिंट के लिए काम आएगी, ठीक है। और Ctrl+S से क्या किया जाता है? फाइल को सेव किया जाता है। क्या किया जाता है? फाइल को सेव। तो सही उत्तर कौन सा? अपना बी वाला है। समझ में आ गई? चारों ऑप्शन सही से समझ में आ गए। X कट करने के लिए, P प्रिंट करने के लिए, और V आपके पेस्ट करने के लिए, और S फाइल को सेव करने के लिए। चलिए तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है रैम का पूरा नाम पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है? रैम का फुल फॉर्म RAM। रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रीड एक्सेस मेमोरी, या जो रीड ओनली मेमोरी या अवेलेबल मेमोरी है जो, और एक है आपकी रियल टाइम। देखिए इन चारों का पहले मतलब समझिए आप। जो आपके रैम होती है ना, वो एक जो वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। क्या होती है? एक वोलेटाइल मेमोरी। ध्यान से देखिए, वोलेटाइल मेमोरी। अगर एग्जाम आ जाए ना कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो आपकी होती है रैम। क्या होती है? रैम होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो याद रखना, अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, मान लो, जिसका अर्थ क्या होता है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसमें जो संग्रहित डेटा, जो इकट्ठा हुआ जो डेटा होता है ना, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। और इसका उपयोग वर्तमान में आपके जो चल रहे प्रोग्राम या डेटा को जो है अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई? तो इसका जो ऑप्शन क्या रहेगा? ए। समझ में आ गई बात? ठीक है, चले आगे। चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है www का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। www का क्या पूछा है इन्होंने? फुल फॉर्म पूछा है। अब देखिए चार ऑप्शन है। एक तो है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा आपका वर्ल्ड वाइड वॉम, और तीसरा आपके वेब वाइड वर्ल्ड, और चौथा है आपका वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। चार ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। इसका फुल फॉर्म पूछा है। देखिए वेबसाइट वाला हो नहीं सकता, और जो आप इसका तो उल्टा कर दिया इन्होंने ना, वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता था बट ये उल्टा कर दिया इन्होंने, तो ये भी नहीं हो सकता। और वर्ल्ड वाइड वेब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका काम क्या होता है ये सभी को पता होगा। जो आपके वर्ल्ड वाइड जो वेब हुए, वो इंटरनेट पर जो आपके सूचनाओं को एक मतलब संग्रह करना, जिसे आप बोल सकते हो कि हाइपरटेक्स्ट जो आपके लिंक होते हैं ना, उसके माध्यम से ये एक्सेस किया जाता है। और याद रखना, ये इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। समझ में आगे बात? तो सही है इसका ये वाला ऑप्शन। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर। चलिए चौथा प्रश्न है आपका HTML। HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? HTML इसका उपयोग, HTML का उपयोग किस लिए? पहले आप इसकी फुल फॉर्म बताइए। अगर किसी को फुल फॉर्म बताया तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। HTML, HTML देखिए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग जो आपके जो एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को, आपके जो स्ट्रक्चर मतलब कि जो संरचना होती है ना, उसको बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई? जो आपके ऐसा बोल सकते हो पेज और वेब के एप्लीकेशन को, पेज और वेब। तो इसमें देखिए भाषा नहीं हो सकती, डेटाबेस भी नहीं हो सकता, पेज ये रहा, ठीक है। देखिए सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? सी वाला बोल रहा है वेब पेज बनाने के लिए। तो मैंने क्या बोला? जो आपके जो हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज का जो उपयोग वेब पेज और वेब एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर अर्थात उसकी संरचना को बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई? तो HTML का मतलब क्या होता है? वेब पेज बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है?
अब देखिए इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, वेब ब्राउज़र पूछा इन्होंने। विंडो, देखिए विंडोज़ जो है आपके वेब ब्राउज़र नहीं है, और गूगल क्रोम हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, याद देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक आता है आपके EDGE, क्या आता है EDGE, ये भी माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन ये वर्ड यहाँ आगे गलत आ गया। ये क्या होता है, एक होता है आपके EDG और E, ये आपके जो कंप्यूटर गूगल में होता है, आजकल तो फ़ोन में भी चलता है ना, तो उसमें भी ये इंटरनेट का काम करता है। फोटोशॉप ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके, बी, क्या रहेगा, बी, ठीक है, बी वाला सही रहेगा। पहले एक बार आप चारों को देती है, वेब ब्राउजर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर, जो आपके इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने के लिए और मतलब एक्सेस करने में मदद करता है। गूगल क्रोम जो है वो आपके जो एक वेब ब्राउजर में से एक है, प्रमुख है, लेकिन इनके अलावा भी और है, जैसे एक हो गया आपके मोजिला है, मोजिला जो फायरफॉक्स होता है ना वो भी है, एक माइक्रोसॉफ्ट जिन्हें मैंने बताया था अभी गूगल पे चलता है ना वो वाला। लेकिन जो आपके विंडोज़ है ना, विंडोज़ ये आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या आपके विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना विंडोज़ जो आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ध्यान रखें ये जो आपके माइक्रोसॉफ्ट और जो फोटोशॉप वाले हैं ना, ये दोनों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर कौन सा होगा इनमें से, बी, गूगल क्रोम। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए छठा प्रश्न है कि यूआरएल का पूरा नाम पूछा इन्होंने, क्या पूछा, यूआरएल। यूआरएल सभी को पता होगा, यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है या यूनिवर्सल है या यूनिफॉर्मली है, क्या हो सकता है इनमें से, चारों में से एक होगा। देखिए इसका जो उत्तर होगा ना वो होगा ए वाला, यूनिफॉर्म, ठीक है। पहले पहले आप यूआरएल का मतलब जानते होंगे सभी, मतलब किसी आपके जो वेब जो रिसोर्स होते हैं ना, जैसे कि वेब पेज हो गया, जो इमेज हो गया, उसका जो पता होता है ना वही आपके यूआरएल होता है। हम करते हैं ना, जैसे जो HTTP से शुरू हो गया या www से, हम जिसका कोई भी जो इमेज है उसका पता हम कॉपी करते हैं, ठीक है। जब हम दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो वहीं से शुरू होता है, तो वो आपके जो रिसोर्स होता है ना यूआरएल का, वही होता है। समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सातवां प्रश्न, ठीक है। सातवां प्रश्न है कंप्यूटर में BUG क्या है, बग, BUG है ना, वो क्या होता है। इसने पूछा है कि कंप्यूटर में जो BUG है वो क्या होता है, BUG क्या होता है, ध्यान से देखे प्रश्न को, ठीक है। देखिए पहले आप ध्यान रखिए BUG का कार्य क्या होता है, पहले आप वो समझिए, अपने आप उत्तर आ जाएगा। BUG का कार्य होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में मान लो अगर कोई दोष हो, कोई त्रुटि हो, जिसके कारण वे ठीक से काम नहीं कर पाता, वही होता है आपके बग बोल सकते हो, BUG बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें दो चीज़ आपके मोस्टली, एक तो वायरस तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक स्टोरेज डिवाइस ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपके तीसरा और चौथा ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा, एक तो सॉफ्टवेयर में त्रुटि और एक है हार्डवेयर में खराबी, ये दोनों ऑप्शन हो सकते थे, बट कारण क्या है ना कि इसमें आ गया त्रुटि, इसमें आ गया खराबी, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर, इसमें हार्डवेयर, खराबी अगर शब्द यहाँ आ जाता ना तो हो सकता था, खराबी मान लो अगर सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाती ना तो ये उत्तर मान सकते थे, लेकिन ये खराबी हार्डवेयर में आया, हार्डवेयर नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, सॉफ्टवेयर में त्रुटि, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, बी वर, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है कि एक्सेल में सेल का एड्रेस किससे बनता है, एक्सेल के अंदर जो आपके सेल का एड्रेस बनता है ना वो किससे बनता है, एक्सेल के अंदर राउंड नंबर से बनता है, या एक तो होता है रो नंबर, एक होता है कॉलम नेम, या फिर दोनों, इन दोनों से, ठीक है, या फिर एक होता है आपके वर्कशीट, जो आपकी वर्कशीट नेम होती है ना उससे। तो किससे बनता है, देखिए पहले तो आप इसको समझिए, पहले आप एक्सेल को समझिए। MS एक्सेल में एक सेल का पता कॉलम के नाम से होता है ना, जैसे कि ABC, एक तो हो गया उसका नाम से, एक होता है आपके रो नंबर, एक तो होता है कॉलम नेम, जैसे ABC तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपके कॉलम नेम, लेकिन 1 2 3 ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, वो हो गया आपके रो नंबर। समझ में आ गई ना। और जो आपके मतलब कि इन दोनों से मिलकर जो बनते हैं ना, जैसे A1 B2 C3, ठीक है, ऐसे बनते हैं ना, वो होती है आपकी MS एक्सेल में एड्रेस का काम करती है। समझ, तो इन दोनों से मिलकर ही बनेगा ना, मतलब इसमें पूछा है एड्रेस किससे बनता है, किससे बनता है। तो मान लो अगर मैं B लिखूँ, ये एक अकेला थोड़ी होगा, इस B के आगे मैं 2 लगाऊंगा ना तभी होगा, क्या होगा, तभी होगा। ये A अकेला थोड़ी बनेगा, नहीं, A के आगे, ठीक है, ये C अकेला थोड़ी, नहीं, C के आगे 3 लगाना पड़ेगा, तो ये एक 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 बनेंगे। समझ में आ गई बात, मतलब A फर्स्ट B2 C3 ऐसे बनेंगे।
समझ में आ गई। तो इन दोनों से मिलकर बनेंगे, अकेला तो बना ही नहीं सकता ना भाई। तो ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, तो सी प्रश्न सभी को याद रहेगा। चलिए, ये लो सी। 9वां प्रश्न, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो आपके कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? एक तो होता है आपका अंडू करने के लिए, या रिडू करने के लिए, या कॉपी करने के लिए, या पेस्ट करने के लिए। देखिए, दो ऑप्शन आप सभी का अपना आप समझ आएगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है अपना आप समझ आ जाएगा। पेस्ट हो सकता है? नहीं। पेस्ट किससे होता है? कंट्रोल प्लस वी से होता है। कॉपी कंट्रोल किससे करोगे? कॉपी किससे करोगे? सी से। कॉपी किससे करोगे? कॉपी। और रीडो, और एक आपके अंडू। पहले आप ध्यान से देखिए, कंट्रोल जेड का प्रयोग इन तीनों से किया नहीं जा सकता। रीडो क्या होता है? पहले आप देखिए, रीडो के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वाई का। और मान लो अंडों का उपयोग अगर हम कर रहे हैं ना, अंडों का, तो वो आक्रिय क्रिया को, जैसे कि हमने मान लो अभी मैंने जो कुछ लिखा है वो मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ कंट्रोल जेड। समझ में आ गई बात? उसको वापस लाने के लिए, समझ, इसको वापस लाने के लिए किया जाता है। जबकि रीडो के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल वाई का। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके? ए वाला रहेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? चलिए, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर या स्पीकर? आउटपुट डिवाइस पूछा है इनमें से। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इनमें से एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, या स्पीकर है? देखिए, स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है? स्पीकर। ध्यान रखिए, स्पीकर क्या है आपका? ये एक आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ गई ना? स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस, जो कि आपके कंप्यूटर से जो है प्रोसेस किए गए जो ऑडियो है ना, डेटा को, वो ध्वनि के रूप में बाहर निकालता है। समझ में आ गई? क्या कीबोर्ड किसी ध्वनि को बाहर निकालता है? नहीं। क्या माउस निकालता है? नहीं। क्या स्कैनर निकालता है? नहीं। तो बाहर मतलब एक ध्वनि के रूप में आवाज़ को बाहर कौन निकालता है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन निकालता है? आपके स्पीकर निकालता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? आउटपुट डिवाइस कौन सा आपका है? कि ये स्पीकर है। समझ गए? चलिए, तो चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी अर्थात जो जनरेशन है उनमें जो ट्रांजिस्टर है उसका उपयोग किया गया था? कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में, या चौथी पीढ़ी में? इन चारों में से कौन होगा? कंप्यूटर में जो आपके किस पीढ़ी के अंदर जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। देखिए, मैं आपको ना चारों को समझा देता हूँ, चारों को आप ध्यान से समझना, ठीक है? जो आपकी पहली पीढ़ी थी ना, उसके अंदर जो आपके वैक्यूम जो ट्यूब होती है ना, उसको प्रयोग किया गया। किसका? वैक्यूम का। किसका? 1 सेकेंड है ना, मैं चारों बता देता हूँ आपको। इसमें क्या किया? फर्स्ट में क्या किया गया था? वैक्यूम। वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम का प्रयोग किया गया था। दूसरी के अंदर क्या किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग। दूसरी में क्या किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। लेकिन जो तीसरी पीढ़ी थी ना, उसके अंदर आईसी का प्रयोग किया गया था। किसका? आईसी। आईसी के अंदर किसका? तीसरी के। तीसरी याद रखना आपको, तीसरी बिल्कुल नहीं भूलना। आईसी के आ सकता है, ठीक है? तो तीसरी आपको याद रखनी, आई सी, ठीक है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है ना, उसके बारे में। और चौथी जो है आपकी चौथी पीढ़ी, इसके अंदर याद रखना आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, हाँ, उसका यूज में लिया गया था। समझ में आ गई बात? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। समझ में आ गई? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में जो आईसी चिप होती है आप बोल सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? समझ में आ गई? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, तो चलते अपने 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है पीडीएफ का पूरा नाम। पीडीएफ तो सभी बनाते हो आप, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा इन्होंने। क्या पूछा? पीडीएफ का फुल फॉर्म। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, या प्राइमरी डॉक्यूमेंट फाइल है, या फिर आपके जो पर्सनल डेटा फॉर्मेट होता है वो है, या पेज डाउन फॉर्मेट है, या प्राइमरी डॉक्यूमेंट फाइल है, या जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है वो है? इन चारों में से क्या है? देखिए, जो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, ठीक है?
काम क्या होता है सभी को पता है। पीडीएफ क्या करती है, एक फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग हम जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आपके दस्तावेजों को मतलब ऐसे रूप में प्रस्तुत करने के लिए मतलब ऐसे लेते हैं जैसे कि जो आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं मतलब छूटे रहते हैं, या ऐसा बोल सकते हो आप जो स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है, स्वतंत्र। समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए वाला। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए 13वां प्रश्न है सीडी रोम। सीडी रोम का पूरा नाम पूछा है इन्होंने, CDROM का फुल फॉर्म क्या पूछा है इन्होंने, CDROM का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या है कंपैक्ट डिस्क जो रैंडम ऑप्टिकल जो मेमोरी होती है वो है, या कोड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कंट्रोल डिस्क रीड ऑप्टिकल मेमोरी। चारों में से एक कौन सा सही होगा। देखिए, अगर आप जो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ सब छूटे हुए इनमें, ध्यान से देखिए। इसमें कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है और इसके अंदर ऑप्टिकल मेमोरी है। समझ में आ गई। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर ऑप्टिकल नहीं है, इसके अंदर जो है रीड है लेकिन इसके अंदर कोर आया गया। ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन छूटा गया, इसमें कंट्रोल है। तो एक ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात। अब इसका काम क्या होता है, ध्यान से देखिए। जो आपके सीडी रोम होती है ना, वो एक ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। देखिए, आप ऐसा मत समझना कि ऑप्टिकल जो है आपके नाम यहाँ पे आया है, नहीं, नाम या इन दोनों से आने से मतलब नहीं है, लेकिन ये खुद जो है ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। समझ में आ गई बात। और इसका काम क्या होता है, इसका जो जिस पर मतलब कि जो डेटा होता है ना, उस पर एक बार लिखा जाता है। ठीक है, एक बार लिख दिया, उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। मतलब कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक बार लिख दिया ना, अब इसे हटाने की आवश्यकता नहीं, मैं इसे कहीं भी बार बार पढ़ सकता हूँ उसको। समझ में आ गई ना। तो ये होता है, समझ में आ गई। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ये। समझ में आ गई। तो ऑप्टिकल से आप ऐसा नहीं समझे कि ये ऑप्शन और जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होंगे, नहीं। समझ में आ गई। तो इसका फुल फॉर्म क्या है सीडी रोम का, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए। तो 14वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है। इसमें से क्या पूछा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। MS वर्ड है, या फोटोशॉप है, या विंडोज़ 10 है, या टेली है। इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है। क्या टेली एक जो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ 10 है, या फोटोशॉप है, या MS वर्ड है। इनमें से कौन सा है। देखिए, MS वर्ड तो हो नहीं सकता, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। और जो फोटोशॉप है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। टेली बचा अभी, क्या टेली हो सकता है, नहीं, टेली भी नहीं हो सकता। पहले आप देखिए, सब जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो होता क्या है, मतलब जो विंडोज, इसका सही उत्तर है ना सी रहेगा। पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो आपके विंडोज 10 क्यों होगा, ये भी तो समझना ना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि जो विंडोज 10 है ना, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो एक प्रकार का मतलब आप बोल सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आपके जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गई। मतलब कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक उसको जो है मंच प्रदान करता है। क्या करता है, मंच प्रदान। इसलिए समझ में आ गया ना। तो क्या टेली एक मंच प्रदान करता है, नहीं। क्या फोटोशॉप एक मंच प्रदान करता है, नहीं। क्या वर्ड एक मंच प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। तो मंच प्रदान कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपके विंडोज 10 कर रहा है। समझ में आ गई बात। इसलिए ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गई। तो सी उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि जो कैश मेमोरी है किस लिए उपयोग में ली जाती है। जो आपकी कैश मेमोरी है वो किस लिए उपयोग में ली जाती है। कैश मेमोरी का क्या काम होता है। देखिए, कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी हो वो किस लिए की जाती है, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, या CPU और रैम के बीच गति को बढ़ाने के लिए, या जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए, या प्रिंटिंग के लिए। क्या कैश मेमोरी को प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, हो सकता है, नहीं, ये तो हो नहीं सकता ना। ये तो साफ साफ, ये तो मतलब बिल्कुल साफ साफ ही दिख रहा है कि जो डी वाला ऑप्शन है प्रिंटिंग तो हो ही नहीं सकता। तो क्या ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है, बिल्कुल नहीं करता। क्या CPU और रैम के बीच गति को बढ़ाने का कार्य करता है, बिल्कुल। CPU और जो आपके रैम होती है ना, उसके बीच में गति को बढ़ाता है ना कोई, तो वो आपकी कैश मेमोरी है। समझ में आ गई ना बात। तो ये तो बिल्कुल सही है। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा को स्टोर ये क्यों करेगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, जो अपना बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अब पहले ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए केस मेमोरी क्या होती है ना, वो एक बहुत मतलब कि आप बोल सकते हो कि तेज, और एक तो छोटी मेमोरी होती है और बहुत तेज भी होती है, मतलब फास्ट होती है, जो आपकी जो सीपीयू के पास में होती है। कहाँ होती है? जो सीपीयू होता है ना उसके पास में लगी होती है। और ये जो है उन डेटा, जो आपके जो डेटा है ना उनको मतलब निर्देश देती है, आदेश देती है, स्टोर करती है। उन निर्देशों को क्या करती है? स्टोर करती है। मान लो अगर कोई उसके पास निर्देश आया ना तो इस निर्देश को क्या करेगी? स्टोर कर लेगी। और जिनकी जो है आपके जो सीपीयू को बार बार आवश्यकता होती है, सीपीयू को तो हर चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो सीपीयू को बार बार आवश्यकता होती है, जिससे जो है प्रोसेसिंग की जो है गति को बढ़ जाती है। इसकी जो अगर मान लो ये अगर स्टोर करेगी ना तो सीपीयू की गति और रैम के बीच को गति का बढ़ाने का कार्य करेगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? ठीक है, तो अपना उत्तर कौन सा है? बी वाला सही है। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी प्रकार की गणनाएं अर्थात जो कैलकुलेशंस होती है ना उनको करता है? कंप्यूटर के सभी भाग, कौन सा भाग है जो सभी प्रकार की गणनाएं करता है? सभी प्रकार की, इसमें सभी प्रकार की पूछा गया है, एक गणना नहीं, सभी प्रकार की। ऑप्शन है आपके, एक तो मॉनिटर है, या सीपीयू है, या एलयू है, या जो कंट्रोल यूनिट है वो है। ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए ये तो मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर करता है क्या? नहीं, मॉनिटर गणना, मॉनिटर कहाँ गणना करता है ये तो सभी को पता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीपीयू गणना कब कर सकता है? सीपीयू भी नहीं कर सकता। कंट्रोल यूनिट होता है वो भी नहीं कर सकता। अब देखिए पहले हम इसका समझते हैं। जो आपके एएलयू होता है ना, एएलयू, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है आपके मतलब कि जो अर्थमेटिक होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो है कि सीपीयू का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? ये सीपीयू का हिस्सा है, याद रखना। सीपीयू इसका हिस्सा नहीं है, ये खुद एक सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू सीपीयू का हिस्सा है, जो आपके सभी जो आपके जो अंकगणित होती है ना, मतलब एडिशन, ठीक है, उसको जो है तार्किक या लॉजिकल, आपके जो लॉजिकल होती है ना उनको ऑपरेशन करता है। क्या करता है? ऑपरेशन करता है। समझ में आ गई? तो एएलयू अगर आ जाए कि किसका पार्ट है, तो ये किसका पार्ट है? सीपीयू का ही पार्ट है। समझ में आ गई बात? तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, याद रखना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। समझ में आ गई? जो आपके किससे संबंधित है? कैलकुलेशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। 17वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में वायरस क्या है? कंप्यूटर में वायरस पूछा गया है। क्या हो सकता है कंप्यूटर में वायरस? कंप्यूटर में वायरस क्या है? एक हार्डवेयर एक वायरस है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, क्या वो वायरस है? या एक ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस है, या एक इनपुट डिवाइस वायरस है? इनमें से वायरस पूछा, इनमें से वायरस कौन है? देखिए क्या कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है वो एक वायरस होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये किसने बोला कि कंप्यूटर का एक हार्डवेयर जो है तो वायरस होता है? नहीं होता। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वायरस होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या वो वायरस होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या इनपुट डिवाइस वायरस हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो पहले काटना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए अपना ऑप्शन बचा है बी वाला। कौन सा बचा है? बी। और बी बिल्कुल सही है। जो वायरस होता है ना वो एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? पहले इसको ध्यान से समझिए। वायरस से मतलब कि एक आप बोल सकते हो, जो हिंदी के शब्द होते हैं ना दुर्भावनापूर्ण, उनको जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है? दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो आपके उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मतलब कोई चाहता थोड़ी है कि वायरस आए, मैं तो खुशी खुशी से चाहता हूँ कि नहीं नहीं मेरे कंप्यूटर में तो वायरस आए, ऐसे कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसलिए उपयोगकर्ता की बिना अनुमति के कंप्यूटर में प्रवेश करता है, ठीक है, और डेटा को नष्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो आपकी सिस्टम की जो कार्य प्रणाली होती है ना उसको क्या करता है? बाधित करता है। मान लो हम कोई कार्य करते, वायरस सभी को बताइए। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है 18वां, और 18वां प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट के बारे में। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है ये प्रश्न। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस जो पावर पॉइंट है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट का इस्तेमाल क्या दस्तावेज बनाने के लिए, या जो स्प्रेडशीट है वो बनाने के लिए, या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या वेब पेज बनाने के लिए? देखिए ध्यान से देखिए, दस्तावेज बनाने के लिए क्या एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इसकी कहाँ हो सकता है? क्या वेब पेज बनाने के लिए करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्या हमें स्प्रेड जो सीट होती है उसको बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन उत्तर आएगा आपके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है ना तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एमएस पावर पॉइंट का। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सी। समझ में आ गई? और ये किस लिए उपयोग में किया जाता है? जो आपके मतलब जो एमएस पावर पॉइंट का उपयोग जो है, जो आपके स्लाइड्स का उपयोग करके जो
प्रेजेंटेशन आप वो हिंदी में बोल सकते हो, प्रस्तुतियाँ, ठीक है, बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो आपके टेक्स्ट होते हैं, इमेज होती है, ऑडियो होता है, या इसमें जो वीडियो भी शामिल है, याद रखना, इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। समझ में आ गई? चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए 19वां प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसमें पूछा है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। अब आप इस प्रश्न में नहीं अटकोगे, बताइए एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये पूछा है इसने। एक बाइट में 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 16 या 32 बिट होते हैं? कितने बिट होते हैं एक बाइट में? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? देखिए एक बिट जो है कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये याद रखना। एक बिट जो होती है ना, एक बिट, इसने एक बाइट पूछा है, लेकिन याद रखिए एक जो बिट होती है ना, वो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि 0 या 1, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन एक बाइट में हमेशा याद रखिए, एक बाइट के अंदर हमेशा कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में होंगे आपके 8 बिट। कितने होंगे? 8 बिट। समझ में आ गई बात? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चले आगे। चलिए 20वां प्रश्न पूछा गया है आईपी एड्रेस के बारे में। ये तो सभी ने सुना होगा आईपी एड्रेस, लेकिन आज देखेंगे आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस क्या पूछा है? आईपी एड्रेस पूछा है इन्होंने। आईपी एड्रेस क्या होता है? क्या आईपी एड्रेस जो है, जो आपके इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल होती है? बिल्कुल नहीं होती। होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल? क्या हो सकती है? क्या आईपी एड्रेस इंटरनेट जो है प्रोवाइडर होती है? हो सकती है, नहीं भी होती होगी। क्या इंटरनल जो आपके प्रोटोकॉल, इंटरनल पूछा गया है, यहाँ पे इंटरनल है, वहाँ पे इंटरनेट है ना, और चौथा भी जो है इंटरनेट पॉइंट है, ठीक है। तो 3 में इंटरनेट है और 1 में इंटरनल है, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है इनमें से? आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? देखिए आईपी एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन ए रहेगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, आईपी एड्रेस होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एड्रेस से मतलब कि एक जो अद्वितीय जो सेकेंड होता है, ठीक है, यूनिक, उसका क्या करता है, ये पता लगाता है, या ऐसा बोल सकते हो उसको पता होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेट से जुड़े जो प्रत्येक डिवाइस होते हैं ना, उनको दिया जाता है। समझ में आ गई ना? वापस ध्यान से सुनिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल अर्थात आईपी एड्रेस को एक अद्वितीय मतलब सेकेंडरी जो यूनिक होता है ना, उसका पता होता है, जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक जो आपके डिवाइस होते हैं उनको दिया जाता है। समझ में आ गई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर ए रहेगा। 21वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस, एंड्रॉइड, मस्कोस है या लाइनक्स, ठीक है, 1 2 या ये वाला या ये वाला, कौन सा हो सकता है? पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको बताना है कौन सा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है इन्होंने, तो सही ऑप्शन होगा इसका MS ऑफिस। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या होगा। देखिए ऑपरेटिंग जो आपके MS ऑफिस है ना, ये एक एप्लीकेशन सूट है। क्या ये एक एप्लीकेशन सूट समझिए आप इसे, जिसमें जो आपके MS जो वर्ड हो गए या MS एक्सेल हो गए या पावर पॉइंट हो गए या जितने भी ऐसे प्रोग्राम है ना, उनमें ये सब शामिल है। क्या है? सब शामिल है। लेकिन याद रखिए ये एक अकेला ऐसा है जो आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? ये क्या नहीं है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन जो ये बाकी तीनों ऑप्शन है ना, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में आ गई बात? तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना इसमें? बी, MS ऑफिस जो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गई? चलिए तो सही ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है चलिए 22वां प्रश्न है कि प्रिंटर की गुणवत्ता, क्वालिटी किस में मापी जाती है? प्रिंटर होता है ना, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी किस में मापी जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? क्या हर्ट्ज में मापी जाती है, DPI में, या KB में, या MBP? देखिए इसमें जो फुल फॉर्म भी लिखी गई है, HZ का मतलब क्या होता है, DPI का मतलब क्या होता है, KB का मतलब क्या, जैसे KB का मतलब सभी को पता है किलोबाइट होता है, MBPS का क्या होता है, ठीक है, जैसे मेगाबाइट पर सेकेंड होता है, ठीक है, और DPI डॉट्स पर जो इंच होता है, HZ जो हर्ट्ज होता है, सभी की इसमें फुल फॉर्म भी है। तो आपको ये भी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इसमें दी गई है ना फुल फॉर्म, ये भी याद रखनी है आपको, क्योंकि आ जाता है कभी कभी, हर बार एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्रिंटर की गुणवत्ता अर्थात जो क्वालिटी होती है वो किस में मापी जाती है, ये पूछा गया है इसमें। तो किस में मापी जाती है ये बताना आपको, किस में मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? DPI। क्या होगा? DPI। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? बी वाला होगा।
DPI डॉट पर इंच, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, तो देखिए DPI का जो उपयोग है वो प्रति इंच है, इसमें लिखा भी गया है मतलब डॉट्स पर इंच, तो प्रति इंच डॉट्स की जो संख्या होती है ना उसको मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इनको मापने के लिए किया जाता है, जिसमें जो है आपकी इसकी गुणवत्ता या बोल सकते हो क्वालिटी को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है, दिखाता है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। तो ये रहा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि जो फाइल जो एक्सटेंशन है जो आपके होती है ना GPI JPG है ना वो, तो JPG का संबंध किससे है, फाइल, ठीक है, बताइए। फाइल जो आपके JPG होती है ना उनके बारे में पूछा, इसका संबंध किससे, ऑडियो फाइल से, टेक्स्ट फाइल से, या इमेज फाइल से, या ऑडियो फाइल से, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट या ऑडियो, JPG ये किससे संबंधित है। देखिए हमेशा याद, जो आपके एक्सटेंशन जो JPG का संबंध होता है ना वो हमेशा इमेज से ही होगा। हम फोटो बनाते बोलते हैं ना JPG भेजें या कौन सी भेजें, है ना, हमेशा पूछता है मित्र वाला क्या, नहीं आप ऐसे PDF में ऐसे बनाकर भेजो, पूछता ही है फॉर्म भरते तब। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, C होगा। देखिए एक होती है आपकी JPG और एक होती है आपकी JPEG। क्या होती है, JPG और JPEG, ये दोनों जो है आपकी जो एक्सटेंशन वाली फाइलें होती है। कौन सी होती है, एक्सटेंशन वाली फाइलें होती है, जिसके अंदर आप इमेज जो फोटो होती है ना वो फाइलें होती है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, तो चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल+C का प्रयोग पूछा इन्होंने, क्या पूछा है, कंट्रोल+C इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, क्या कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, या फाइंड करने के लिए। चार ऑप्शन, चारों में से कौन सा होगा, कंट्रोल+C। देखिए कंट्रोल+C का हमेशा क्या किया जाएगा, कंट्रोल+C से कॉपी किया जाएगा, पहले भी बताया था मैंने, कंट्रोल+C से कॉपी। समझ में आ गई बात, तो ए ऑप्शन इनमें बिल्कुल सही है। समझ में आ गई, पेस्ट फाइंड बाकी सभी को पता है, ठीक है। चले आगे, चलिए अगर हाँ कंट्रोल+C से आप ऐसे समझो जो उपयोग जो सिलेक्टेड जो फाइल होती है ना वो है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, ठीक है। चले 25वां प्रश्न की ओर चलिए। 25वां प्रश्न पूछा गया है ROM का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने, ROM का फुल फॉर्म, ROM देखिए रीड ओनली सॉरी ये ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं। रीड ओनली मेमोरी है, या रीड आउट मेमोरी है, या रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी है, या रैंडम ओनली मेमोरी है। चार ऑप्शन है, रोम का फुल फॉर्म ROM, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी, रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। अब इसका मतलब भी समझिए, रोम क्या करती है, एक मैंने क्या बोला था, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, बोला था मैंने पहले भी, जो प्रश्न आया था ना पहले बोला था, रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। लेकिन रोम क्या है, रोम जो आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, याद रखें, वोलेटाइल मेमोरी। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, लेकिन ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, याद रखना। समझ में आ गई। इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जैसे कि जो कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें जो डेटा होता है ना वो आपके सुरक्षित रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन रैम में उल्टा है, रैम में डिलीट होगा, वो नष्ट होगा ही होगा, लेकिन रोम में बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। समझ में आ गई। और इसका उपयोग भी जो कंप्यूटर के स्टार्टअप जो होते हैं ना, निर्देशों को संगठित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई बात, रैम और रोम दोनों अच्छी तरह से। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल, लेकिन रैम क्या है, वोलेटाइल। कारण क्योंकि रोम में डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा और रैम के अंदर डेटा हमेशा नष्ट होता रहेगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो चलते हैं अपने 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में आउटपुट क्या है। कंप्यूटर में आउटपुट पूछा है इन्होंने, कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है। क्या कंप्यूटर में आउटपुट वे डेटा जिसे हम कंप्यूटर में डालते हैं वो होता है, या वे डेटा जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करके या जो प्रोसेस होकर हमें मिलता है, या हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, या सॉफ्टवेयर का नाम होते हैं। क्या होता है इनमें, देखिए पहले ध्यान से सुनिए। जो कंप्यूटर में आउटपुट होता है ना वो होता है आपके वे डेटा जो आपके कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस होकर हमें मिलता है, वही क्या होता है, आपके आउटपुट होता है। समझ में आगे बात, नहीं समझे, एक बार ध्यान से सुन। मतलब कि आउटपुट वे जानकारी होती है कौन सी, जो आपके इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद में जो कंप्यूटर द्वारा प्रदान की जाती है ना,
मतलब प्रोसेस हो गया, उसके बाद में कंप्यूटर में दे रहा है, वो होती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि प्रिंटेड जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं ना, हाँ वो, और जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए तो चले अपने 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है URL में। मैंने पहले बोला था URL, बोला था ना मैंने, URL वाला पहले भी बताया था, मैंने बोला भी था जो आपके HTTP होती है ना, HTTP, इसका अर्थ क्या होता है। HTTP का अर्थ मैंने पहले भी बताया था ना। चलिए अब आपको बताना है कि जो URL में जो HTTP का क्या अर्थ होता है। देखिए इसका मतलब होता है आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा है इसमें से, हाइपर टेक्स्ट फर्स्ट वाला ही है ना, तो हाइपर टेक्स्ट आपके ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला होगा। अब ध्यान से देखिए, हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, HTTP क्या करती है ना, ये एक जो है प्रोटोकॉल है। क्या ये एक प्रोटोकॉल जिसका उपयोग जो आपके जो वेब ब्राउजर होते हैं ना, वेब ब्राउजर या वेब जो सर्वर के बीच में जो है डेटा ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। वेब ब्राउजर और जो आपके वेब सर्वर होता है ना, उन दोनों के बीच में क्या करता है, डेटा ट्रांसफर का काम करता है। इसलिए समझ में आ गई। तो URL में HTTP का मतलब समझ में आ गया आपको। चले आगे, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए वाला रहेगा। चलिए तो चलते हैं हम अपने 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है ये कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन के बारे में पूछा, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। क्या विंडोज एक सर्च इंजन है, फेसबुक, गूगल या वर्ड जो आपके MS वर्ड होता है वो। इनमें से कौन सा एक जो है सर्च इंजन है। अब इतना तो आपको भी पता है, क्या विंडोज जो है सर्च इंजन थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। फेसबुक नहीं है, गूगल हाँ ये तो है ही है, MS वर्ड ये भी नहीं है। तो देखिए अब आप इनको ध्यान से देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। तो सी ठीक है। जो आपके सर्च इंजन जो क्या होता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो मतलब कि आपके इंटरनेट पर जो जानकारी खोजने में मदद करता है। समझ में आ गई। जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, है ना, कुछ ऐसे प्रमुख जो सर्च इंजन है, सभी को पता ही है। तो ठीक है, तो चले अगली तरफ। तो अपना इसमें कौन सा होगा, सी वाला सही है, गूगल। ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये बताना आपको। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। क्या 1 किलोबाइट में 1000 होते हैं, 1024 होते हैं, 1048, 512। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, 1024 कितने होते हैं, 1024 बाइट। याद रखें, 1 KB के अंदर कितने होंगे, 1 KB के अंदर, एक जो आपके KB होती है ना, उसके अंदर आपके 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं, 1024 बाइट। समझ में आ गई बात। चलिए आगे। चलिए तो चलते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है अपना कि कंप्यूटर में कौन सा जो पोर्ट पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में किया जाता है या लिया जाता है। समझ में आई बात। ध्यान से देखिए, कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कम पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, USB पोर्ट है, या जो आपके पैरेलल पोर्ट है। कौन सा हो सकता है इन चारों में से। तो इनमें कौन सा होगा, ये होगा आपके USB पोर्टल। कौन सा होगा, USB पोर्टल। इसका फुल फॉर्म पता है किसी को तो कमेंट में बताना, ठीक है। USB पोर्टल, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसका फुल फॉर्म होता है आपके यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। किस काम में लिया जाता है, तो याद रखना इसका जो उपयोग होता है ना, जैसे पोर्ट का उपयोग पेन ड्राइव, एक तो होता है आपकी पेन ड्राइव, एक होता है आपके माउस, एक होता है कीबोर्ड, और भी जैसे अन्य जो मतलब कि जो आप ऐसा समझो जो बाहरी डिवाइस होते हैं ना, उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको जोड़ने के लिए, कंप्यूटर में। जैसे पेन ड्राइव माउस हम अलग से जोड़ते हैं, कीबोर्ड को अलग से जोड़ते हैं, पेन ड्राइव को अलग से जोड़ते हैं। जो बाहरी अलग से जोड़े ना, उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, USB का, हाँ समझ में आ गई, उनको जोड़ने के लिए। समझ में आ गई। 30% हो चुके अपने, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसको भूलना नहीं, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो चलते हैं अपने 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है कि MS एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है MS एक्सेल के अंदर, किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। क्या हो सकता है इनमें से उत्तर। MS एक्सेल में किसी सेल में अगर हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है ना, तो सबसे पहले क्या दबाना पड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, हैशटैग है,
ठीक है। एंड एट द रेट बराबर है, कौन सा लगाना पड़ेगा? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, बताइए कौन सा होगा? तो देखिए, अगर हमें किसी सेल के अंदर अगर हम फॉर्मूले की शुरुआत कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी डी से, मतलब कि बराबर से, ठीक है, डी वाला ऑप्शन से। समझ में आ गई बात? क्या करनी पड़ेगी? बराबर से शुरू करनी पड़ेगी। अगर मान लो हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे करके यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। हालांकि शुरुआत हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन चिन्ह हमेशा ये रहेगा, ठीक है। समझना। 30% है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है? ईमेल का फुल फॉर्म। ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक मेल हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रिकल मेल, एक है एक्सचेंज मेल, एक है इलेक्ट्रॉनिक मेल और एक है इंजीनियरिंग मेल। ये तो गलती हो गया है ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो कौन सा हो सकता है इसमें? ईमेल का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है? ईमेल का फुल फॉर्म। ईमेल का फुल फॉर्म होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ईमेल के माध्यम से सभी को पता है जो आपके संदेश होते हैं ना, वो भेजने या प्राप्त करने का एक तरीका होता है, सभी को पता है ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, कैश मेमोरी होती है? इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क कौन सी है? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, कैश मेमोरी है? इनमें से कौन सी जो है आपके तेज मेमोरी है? तो देखिए, सबसे अगर कोई तेज मेमोरी हो ना, तो मैंने पहले बताया था वो आपकी कैश मेमोरी। मैंने पहले भी बताया था, है ना, बताया था ना अभी ऊपर। तो सबसे तेज कौन सी है? कैश मेमोरी है। अब देखिए, कैश मेमोरी क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी में सबसे तेज मेमोरी इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। ये अगर इसे जुड़ी की बात करें ना, तो ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। किससे? सीपीयू से जुड़ी होती है। समझ में आ गई बात? इसलिए ये सबसे तेज होती है। बाकी रैम, रोम, हार्ड डिस्क ये नहीं, ठीक है। चलिए, चलते हैं अपने 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट या भाग है जो आपके डेटा और जो निर्देशों को है ना अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? क्या रैम करता है? क्या रैम है या रोम है, हार्ड डिस्क है या सीपीयू? सीधे तौर पर पूछा है इन्होंने, सीधे तौर पर, है ना। तो सीधे तौर पर अगर सवाल आए ना, तो हमेशा ध्यान रखें कि सीधे तौर पर हमेशा रैम होगी। क्या होगी? रैम, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए, रैम का उपयोग क्यों किया जाता है? जो आपके वर्तमान में मैंने पहले बताया था कि वर्तमान में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हो डेटा को अस्थायी रूप से अगर किसी को संग्रहित करने के लिए किया जाता ना, तो हमेशा वो रैम करेगी। क्या करेगी? समझ में आ गई बात? पहले भी बताया था मैंने। तो चलिए, बिना टाइम नहीं लेते हुए आगे की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है, या एग्जाम में आ भी चुका है बार बार, है ना। तो 35वां प्रश्न है कि BIOS, इसका फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS, देखिए, BIOS का फुल फॉर्म होता है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। समझ में आ गई बात? ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये याद रहेगा। और बेसिक है, ठीक है। अब देखिए, इसका काम क्या होता है? ये एक जो है आपके जो BIOS क्या है, पहले ये समझे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ना, वो आपके एक फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर। जो आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही ना, जो आपके हार्डवेयर को जो शुरू करता है, क्या करता है? हार्डवेयर को शुरू करता है। आप ऐसा बोल सकते हो, जो कि इनिशियलाइज होता है ना, उसको शुरुआत करती है। समझ में आ गई बात? कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही हार्डवेयर को क्या करता है? शुरू करता है। समझ में आ गई? चलिए, चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है कि कंप्यूटर मतलब कि निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी? 2 बार बता चुका हूँ मैं, अब आपको बताना है। 36वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल, और वोलेटाइल भी बताना है। मैंने पहले बताया था रोम। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या है? रोम क्या है? रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल। लेकिन रैम क्या है? रैम जो आपकी वोलेटाइल है। क्या है? वोलेटाइल। क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। मैं 2 बार बता चुका हूँ। रोम हमेशा ध्यान रखें, रोम नॉन वोलेटाइल है, रैम जो आपके वोलेटाइल है। समझ में आ गई बात? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी, ठीक है।
तो रोम वोलेटाइल मेमोरी है और रैम जो आपके वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल रोम, रैम आपकी वोलेटाइल, याद रहेगी। चलिए तो चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई, डेटा की सबसे छोटी इकाई पूछी इन्होंने। डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है कंप्यूटर में? डेटा की सबसे छोटी इकाई, क्या डेटा की सबसे छोटी इकाई बाइट है या बिट है या किलोबाइट है या निब्बल है? कौन सी हो सकती है? देखिए अगर कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई की बात करें ना तो वो होती है आपकी बिट। क्या होती है? बिट होती है। समझ में आ गई? क्या होती है? बिट होती है। एक बात याद रखिए कि जो जो एक बिट होते हैं ना, मतलब जो बिट मतलब बाइनरी डिजिट, मतलब जीरो या एक होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट सभी को पता है, जीरो या एक होता है, जो कि मतलब कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? बिट होगी। समझ में आ गई? चले आगे। चलिए 38वां प्रश्न है कि कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? एक तो मॉनिटर हो गया, मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? मॉनिटर को, क्या मॉनिटर को एलसीडी कहा जाता है? क्या मॉनिटर को एलसीडी कहा जाता है या वीडीयू या सीआरटी या एलईडी? अब देखिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसी पे टिक करेंगे। किस पे? या तो एलईडी पे करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, या करेंगे वो एलसीडी पे टिक। लेकिन ये ध्यान रहे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये दोनों ही नहीं है, ना ये है, कौन सा, ना तो एलईडी है ना एलसीडी है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो होगा वीडीयू या होगा सीआरटी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एलसीडी पे टिक करेंगे या एलईडी पे, लेकिन दोनों ही नहीं है, याद रखना। दो ऑप्शन रहेंगे, या वीडीयू या सीआरटी। बताइए कौन सा हो सकता है? तो देखिए अगर मॉनिटर को हम बात करें ना किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपके वीडीयू। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए वीडियो क्या होता है ना, मतलब कि जो वीडियो का फुल फॉर्म से VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मॉनिटर का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखना। जो VDU होता है ना, ये मॉनिटर का ही दूसरा नाम है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो चलते हैं अपने 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है कि कीबोर्ड में F1 और F2 ऐसे जैसे कुंजियाँ होती है ना, F1 F2, ये क्या कहलाती है? क्या इसको कंट्रोल कीज के बोल सकते हैं, या जो है आप बोल सकते हो कि फंक्शन की थोड़ी बोलते हैं इसको? जो F1 जो कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे पहले होती है ना, F1 F2 F3 F4 है ना, F12 तक होती है, तो क्या बोला जाता है इसको? कंट्रोल कीज बोलते हैं या फंक्शन कीज या जो टॉगल की या नेविगेशन कीज? क्या बोला जा सकता है? चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा? तो देखिए जो F1 F2 ऐसे होती है ना, उनको बोला जाता है आपके फंक्शन की। क्या बोला जाता है? फंक्शन की। क्या बोला जाता है? फंक्शन की बोला जाता है। अब देखिए ये कहाँ तक होती है, तो मैंने पहले बताया, ये F1 से लेकर, कहाँ से? F1 से लेकर F12 तक होती है। कहाँ तक होती है? F12 तक होती है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या बोला जाता है? फंक्शन कीज कहा जाता है। और इसका उपयोग क्या किस लिए होता है? तो अलग अलग कार्यों के लिए होता है, अलग अलग कार्यों के लिए होता है। चलिए तो चलते हैं अपने 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए डेटा को जो आपके स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या रैम का प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का, मॉनिटर का या मदरबोर्ड का? देखिए दो तीन ऑप्शन तो आप इसी में काट ही दो, अपना आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कंप्यूटर में अगर हम किसी डेटा को जो है स्थायी रूप से स्टोर करेंगे तो क्या मदरबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या रैम का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, रैम तो ऑटोमेटिक करेगी ना, रैम को हम क्यों करेंगे? हम कहेंगे हार्ड डिस्क का इस्तेमाल। अगर मान लो कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका जो डिवाइस होगा वो होगा आपका हार्ड डिस्क। क्या होगा? हार्ड डिस्क होगा। समझ में आ गई बात? एक बार ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा? हार्ड डिस्क होगा। इसमें सही उत्तर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव अर्थात कि HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका ये क्या है? ये एक स्थायी बोले तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और जो फाइलें होती हैं उसको क्या करती है? स्टोर करती है। समझ में आएगी बात?
मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव HDD ये एक क्या है, स्थायी बोलो तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और जो उसकी जो फाइलें होती है ना उसको क्या करती है, स्टोर करती है। समझ में आ गई। चलिए अगली प्रश्न क्यों, चलिए तो 41वां प्रश्न है कि MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो हमें MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करनी है तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। क्या F5 होगी, क्या F5 होगी, क्या F7 होगी, या F12 होगी, या Ctrl+S होगी। Ctrl+ से तो मैंने पहले बताया था ना, ये तो हो नहीं सकता है ना, Ctrl+ तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उससे तो क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। अभी हमने पहले भी बात की थी, है ना। तो Ctrl+S तो हो नहीं सकता, ये तो सेव वाला हो गया। क्या F12 हो सकता है, क्या F12 बिल्कुल नहीं हो सकता। F12 क्या F7 हो सकता है, हो सकता है। क्या F5, ये भी हो सकता है। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा, F7 रहेगा। F5 भी नहीं है, F7 रहेगा। कौन सा रहेगा, F7 रहेगा। ठीक है। देखिए कंप्यूटर के अंदर अगर हमें मान लो MS वर्ड में हमें स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करनी है ना, अगर हमें स्पेलिंग और ग्रामर की अगर जांच करनी है तो हमें F7 कुंजी दबानी होगी। F7 कौन सी दबानी होगी, F7। तो इसमें बी बिल्कुल सही है। F7 का उपयोग करके ही हम MS वर्ड के अंदर जो है स्पेलिंग या ग्रामर की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है या जांच कर सकते हैं। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूरा नाम क्या। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उनमें आया था ये प्रश्न कि कंप्यूटर में LAN का पूरा नाम क्या है। LAN का पूरा नाम पूछा इन्होंने। LAN का पूरा नाम क्या है, क्या लोकल एरिया नेटवर्क है, लॉजिकल एरिया नेटवर्क है, या जो लार्ज एरिया नेटवर्क होता है वो है, या लोकल एक्सेस नोड है। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों में से एक सही होगा। कौन सा होगा इनमें से, ध्यान से देखिए। देखिए कंप्यूटर में नेटवर्क में LAN का पूरा नाम होगा आपके लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या सही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इसमें सही ए होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो LA है ना अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक छोटा नेटवर्क है। क्या है, छोटा नेटवर्क है जो कि आपके एक सीमित क्षेत्र जैसे कि मान लो घर हो गया, कार्यालय, या बोल सकते हो कि स्कूल हो गया, उनमें कंप्यूटर को जोड़ता है। क्या करता है, कंप्यूटर को जोड़ता है। समझ में आ गई। तो सही उत्तर कौन सा होगा, ए होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN पूरा नाम क्या है, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क है। समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो 43वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक निबल में कितने बाइट होते हैं। एक निबल में कितने बाइट होते हैं, एक निबल में कितने बाइट होते हैं, ये पूछा है। क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 है, या 8 है, या 16 है। एक निबल में पूछा है, याद रखना बाइट नहीं है, निबल है। पहले की तरह 8 मत कर देना, वो बाइट था। ठीक है, इसमें निबल पूछा गया है, ध्यान रखना। क्या पूछा गया है इसमें, निबल पूछा गया है। एक निबल में कितने बाइट होते हैं ये पूछा गया है। क्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। वो मैंने पहले एक बाइट बताया था, अब क्या याद रखना, ये पूछा गया है निबल के अंदर। तो एक निबल में हमेशा ध्यान रखना 4, जो आपकी 4 बिट होती है, 4 बिट का एक समूह होता है, ऐसा समझो आप। क्या होता है, 4 बिट का एक समूह होता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, आपके बी रहेगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। तो 44वां प्रश्न है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने के लिए कौन मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है। क्या मॉनिटर मदद करता है, या कीबोर्ड, माउस, या मॉडेम। कौन मदद करता है इन चारों में से, इन चारों में से कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने के लिए कौन मदद करता है। मॉनिटर करता है। देखिए मॉनिटर कंप्यूटर को क्या इंटरनेट में जोड़ने के लिए मदद करता है, बिल्कुल नहीं करता। ये तो हमें सीधे से दिख रहा है। क्या कीबोर्ड करता है, बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन ही इन्होंने ऐसे दिए कि पहले ही काटने पड़ेंगे, ये तो हो नहीं सकते ना। क्या माउस, माउस ही बिल्कुल नहीं करता। हाँ मॉडेम जरूर करता है, ये जरूर करता है। समझ में आ गई। अब देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए जो आपके मतलब मॉडेम होते हैं ना, ये 3 तो हो नहीं सकते, सभी को पता, मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस, ये तो हो नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए जो आपके इसका काम क्या होता है ये समझिए। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके जो एनालॉग होते हैं, एनालॉग को सिग्नल को आपको बोल सकते हो कि डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग में, मतलब कि एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदल कर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। समझ में आ गई बात।
समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। 45वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या काम होता है। मदरबोर्ड का काम पूछा इन्होंने। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का काम, क्या मदरबोर्ड का काम एक इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड क्या है, अच्छा मदरबोर्ड क्या है ये पूछा है, काम नहीं पूछा है। मदरबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है या कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड है या एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है ये। पहले तो ये समझिए आप, ये क्या है, क्या एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है। देखिए पहले तो सभी को पता है मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। क्या है, एक क्या है ये सर्किट बोर्ड है। अब देखिए सर्किट बोर्ड क्यों है, क्योंकि देखिए मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड इसलिए है कि जो आपके जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू हो गई, एक आपके जो रैम हो गई, क्या हो गई रैम, इनको जो है अन्य और भी है ना, उन महत्वपूर्ण घटकों को जोड़ता है। क्या करता है, इन सभी को जोड़ता है। समझ में आ गई, इन सभी को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, और उन्हें एक साथ काम करने की अनुमति देता है। समझ में आ गई ना बात, इन सभी को जोड़ के क्या करता है, एक साथ अनुमति देता है और काम करने की क्या देता है, अनुमति देता है। इन सभी को क्या करता है, इन सभी को क्या करता है, जोड़ता है और काम करने की क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। समझ में आ गई बात। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड है, कौन है, मदरबोर्ड। चलिए आगे चलिए। तो 46वां प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड, MS पावर पॉइंट के अंदर अगर मैं मान लो कोई नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी जो दबानी पड़ेगी या ओके करनी पड़ेगी। MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। क्या कंट्रोल M किया जाएगा या कंट्रोल N या कंट्रोल P या कंट्रोल S। देखिए 2 3 तो वापस आप काट ही दो, मैंने पहले बताया था। ठीक है, एस पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने पहले बताया था सेव के लिए, और पी ये मैंने पहले बताया था प्रिंटिंग के लिए। अब अपने पास 2 ऑप्शन और है, 2 ऑप्शन जो कि हमने पढ़े नहीं थे। एक तो हो गया एम और एक हो गया था आपके एन हो गया था। ठीक है, एम और एन। देखिए अब मैं आपको दोनों एक बार वापस समझा देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने पी और एस को समझ लिया, प्रिंट और सेव के लिए। अब ये समझिए, जो आपके मतलब कि एम होता है ना, ये तो क्या में लिया जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो आपके MS पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो एम किस लिए आता है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए। समझ में आ गई बात। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, लेकिन जो एन होता है ना, वो होता है आपके मतलब कि नई जो प्रेजेंटेशन फाइल को खोलने के लिए। नई जो अगर प्रेजेंटेशन फाइल खोलनी है ना, उसमें क्या किया जाता है, नई। ठीक है, नई जो प्रेजेंटेशन फाइल होती है ना, न्यू, उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, चलिए ये भी लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंटेशन। समझ आ गई बात, प्रेजेंटेशन। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नई प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करने के लिए। लेकिन एम का मतलब क्या होता है, एम का उपयोग जो है MS पावर पॉइंट में एक नई खाली जो स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई, दोनों समझ में आ गई, और ये पी और एस में बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। 47वां प्रश्न है कि URL क्या है, URL में जो www के बाद जो होता है ना HTTP, ठीक है, www.google.com, ये सर्च है, इसको क्या कहा जाता है। ये जो आपके सामने पूरे नाम दिए गए हैं ना, ये इसको क्या कहा जाता है। इसमें यही पूछा गया कि www बाद के बाद में, ये www यहाँ पे आ गया, इसके बाद में ये भी जो पूरा नाम है ना, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, गूगल के बाद में जो नाम है ना, www के बाद में, इन सभी को क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिए, ये जो आपके नाम है ना, इन सबको, इनको क्या कहा जाता है। ये जो रेड में गोले में ना, उनको क्या कहा जाता है। क्या इनको प्रोटोकॉल कहा जा सकता है, या डोमेन नेम, या पैथ, या क्या कहा जा सकता है। इन चारों में से एक है इनमें से। देखिए इनको कहा जाता है आपके डोमेन नेम। क्या कहा जाता है, ये जो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नाम है ना, इनको क्या जाता है, डोमेन नेम। समझ में आ गई बात। पहले इसका मतलब समझा देता हूँ आपको आराम से। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मतलब कि डोमेन नेम क्या होता है, ये एक वेबसाइट का नाम होता है। क्या होता है, ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एक डोमेन नेम है, अर्थात कि वेबसाइट का नाम है ये। क्या है ये, वेबसाइट का नाम। अगर मान लो हमने यूट्यूब से कोई चीज़ कॉपी की है, तो इसी नाम से आ रही है ना, कॉपी किए, वहाँ जाकर हम वीडियोमेट में या कहीं पे पेस्ट करते हैं, या इंस्टाग्राम से कोई कॉपी की गई हो, तो हम उसको अगर पेस्ट करते हैं ना वापस, तो ये जो नाम आएगा ना, इसको क्या बोला जाता है, आपके डोमेन नेम। जो कि क्या काम आती है, मतलब किस लिए है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वेबसाइट होगी ये एक तरीके। समझ में आ गई। चले आगे, चले चलिए। तो ये रहा 48वां प्रश्न।
48वां प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट उपयोग, कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट उपयोग, कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट जो उपयोग है वो किस लिए होता है? क्या सभी टेक्स्ट मतलब उनको पेस्ट करने के लिए? नहीं, सभी को पेस्ट हो सकता है। क्या सभी को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, या सभी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या चुनने अर्थात सेलेक्ट करने के लिए, या कट करने के लिए? पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, या सेलेक्ट करने के लिए, कट करने के लिए, क्या किया जा सकता है? इन चारों में से एक होगा। देखिए इसका उत्तर होगा आपके सभी, मतलब इनको सेलेक्ट करने के। कंट्रोल ए का मतलब हो गया सभी को सेलेक्ट करने के लिए। जिसने चलाया उसको पता ही है, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए। जिसने नहीं चलाया ना उसके ये पर्सन अपने आप समझ में आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट का उपयोग किस लिए हो जाता है? सभी को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। जो आपके दस्तावेज होते हैं ना उनको अगर मैं एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए दबा सकते हैं। कंट्रोल ए प्लस तो वो खुद ही हो गया, ठीक है, प्लस अलग से दबाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए दबाया तो वो हो जाएगा आपके सारी की सारी जो आपने फॉर्मेट है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। तो समझ में आ गई ये। चलिए तो चलते हैं अपने 49वां प्रश्न। कंप्यूटर की जो वोटिंग है ना, वोटिंग प्रक्रिया, उसका क्या मतलब है? कंप्यूटर की वोटिंग प्रक्रिया से क्या मतलब है? कंप्यूटर की जो वोटिंग प्रक्रिया होती है ना उससे क्या मतलब है? क्या कंप्यूटर को बंद करना है, या कंप्यूटर को चालू करना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराना, या हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए कंप्यूटर में अगर मान लो, अगर हम वोटिंग प्रक्रिया से अगर मतलब देखें ना तो वो होता है आपके कंप्यूटर को एक तो बंद करना, क्या करना? बंद करना, नहीं सॉरी, एक तो मतलब चालू करना, और एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मोड मतलब लोड कराना, ठीक है। ये दो चीज़ होती है, समझ में आ गई ना बात? एक तो होती है आपकी मतलब कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, समझ में आ गई? ऐसे नहीं समझे तो ध्यान से सुनो। वोटिंग मतलब ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपके कंप्यूटर को एक तो चालू किया जाता है, दूसरा क्या है ना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है। क्या किया जाता है? मेमोरी में लोड। याद रखिए ये कहाँ लोड होगी? मेमोरी में, ठीक है। लोड कहाँ पे होगी? मेमोरी में होगी। समझ में आ गई? तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। तो 50वां प्रश्न है कंप्यूटर में फायरवॉल, फायरवॉल का क्या कार्य है? कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य है? क्या फायरवॉल जो है वो आपके हार्डवेयर को ठंडा रखता है, या अनाधिकृत पहुंच से बचाता है, या जो कंप्रेस करता है डेटा को, या मतलब प्रिंटिंग में मदद करता है? क्या करता है फायरवॉल जो है वो आपके, क्या करता है, उसका कार्य क्या है? तो ये प्रश्न आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये प्रश्न आपका क्या रहा? होमवर्क रहा। क्या रहा? होमवर्क। या आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ये क्या आपका? होमवर्क। ये आप भूलना मत बिल्कुल भी। क्या ये आपका होमवर्क है? ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप हमें कमेंट में बताना कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब आप आराम से समझ लेना। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।